गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे, सब बढ़िया होगा। सबसे पहले तो बच्चों, वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1। माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम आल्सो डीएससी डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, एक तो आपका डीएससी है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारा छोटा सा इंस्टीट्यूट है डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज आल्सो डीएससी। तो मेरे बच्चों, सेमेस्टर 1 है आपका। सेमेस्टर 1 में मैं आपको दो पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड, जो मेरा आज का पेपर है, और एमएमई 1, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1। राइट, तो उसकी भी मैं आपके साथ लेक्चर सीरीज डिस्कस करूंगा। आज जो मेरा पेपर है दैट इज इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए। टुडे मेरे बच्चों, वी विल डिस्कस द सिलेबस। हालांकि सिलेबस डिस्कस करने का काम नहीं होता टीचर का काम पढ़ाने का होता है, बट पहली क्लास है तो सिलेबस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी वो सिलेबस से आपके रिलेटेड मिलेगी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। तो अगेन वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। राइट, चलिए खैर स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले आपका जो सिलेबस है एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को सिलेबस भेज दिया है, प्रॉपर नोट्स भी मैंने आप लोगों को भेज दिए हैं, उसमें भी सिलेबस मैंने डाला हुआ है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा सिलेबस को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या टॉपिक आपसे पूछा गया है, उस टॉपिक का क्या मतलब है, कितनी चीजें आप पढ़ेंगे। क्योंकि डिस्कशन करने का सिलेबस को यह मतलब नहीं होता है कि बेटा देखो ये लिखा हुआ है। एक्चुअली जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका एक क्या रफली आइडिया हो सकता है, क्या होगा, जो हम आपके साथ क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चों, सब कुछ बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो यूनिट वाइज दिया हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 यूनिट है आपके पास। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। 5 यूनिट आपको जो है कवर करनी है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, मींस स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। हम भी जब क्लासेस लेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन होगा कि जो आपका सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप पढ़ना चाहते हैं, जो कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के नाम से आपको दिया गया है, एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, ओवरव्यू उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे है आपका द डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। मतलब स्टैटिस्टिक्स में जब हम काम करते हैं तो हम दो टाइप के डाटाज पर वर्क करते हैं। वन इज पॉपुलेशन, अनदर इज सैंपल। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है बिग डाटा, सैंपल का मतलब होता है कि उसमें से हमने बिग डाटा में से थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट कर लिया और हम पूरी पॉपुलेशन पे काम ना करके उसका जो छोटा सा पार्ट है जिसको मैं सैंपल कह रहा हूं उस पे हम वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि भाई पूरे इंडिया में जितने भी बॉयज हैं या जितने भी गर्ल्स हैं उन सबका एवरेज हाइट बताइए, तो ऑब्वियसली होल इंडियन गर्ल्स और बॉयज इज ए लार्ज पॉपुलेशन ना, तो हम सबका हाइट का एवरेज नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरे इंडियन बॉयज या गर्ल्स पे वर्क ना करके हम थोड़ा सा सैंपल वहां से ले लेते हैं, 50 बॉयज का, 100 बॉयज का, 1000 बॉयज का, और उस सैंपल पे हम थोड़ा सा वर्क करते हैं। तो आपको यहां पे समझना होगा कि सैंपल में और पॉपुलेशन में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। बेसिकली सैंपल जो होता है वो सब पार्ट होता है किसी भी पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ होल डाटा। राइट, फिर वो कुछ बातें करेगा। पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक्स एक टर्म यहां पे लिखी है। तो पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब होता है द कैरेक्टरिस्टिक विच इज कांस्टेंट बट अननोन। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट तो कांस्टेंट है बट अननोन है, मुझे पता नहीं है। तो मैं उस केस में क्या करता हूं, मैं उस अननोन थिंग्स को, जिसको मैं पैरामीटर बोल रहा हूं, उसको मैं एस्टिमेट करता हूं। अब जो एस्टिमेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन होता है, जिसको हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, किसी भी गिवन पॉपुलेशन की अननोन थिंग्स को, विच इज कॉल्ड द पैरामीटर, उसको हम एस्टिमेट करेंगे। कैसे एस्टिमेट करेंगे, बाय द सैंपल स्टैटिस्टिक्स।
चलिए खैर, फिर है पिक्टोरियल मेथड इन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। मतलब पिक्टोरियल मेथड इन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस किसी भी डेस्क्रिप्टिव डाटा या फ्रीक्वेंसी डाटा या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिक्टोरियल मेथड्स, है ना। बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, आपने नाम भी सुने होंगे, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, डॉट प्लॉट्स है, फ्रीक्वेंसी कर्व है। तो बहुत सारे कर्व होंगे जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी डाटा को, या उस डाटा को जब हम मेजर करेंगे तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जैसे सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, 4 आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको 2 पढ़नी है, मेजरमेंट ऑफ लोकेशन एंड वेरिएबिलिटी। तो वैसे स्टैटिस्टिक्स में 4 होती हैं, बट आपके सिलेबस में 2 हैं, तो आपको 2 पढ़नी होगी। उनका जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज इन द टॉपिक ऑफ पिक्टोरियल मेथड इन डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन मेरे बच्चों यूनिट 1 के लिए, ठीक है। तो जस्ट आपको सिलेबस को थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम कि हमारे सिलेबस में क्या काम चलेगा। जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रॉपर मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस ना करके प्रॉपर क्लास आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगला जो यूनिट रहेगा मेरे बच्चों वो रहेगा यूनिट 2, दैट इज एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज समझा दूं, स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है। एक फ्रीक्वेंसी डाटा जिसको हम डेस्क्रिप्टिव डाटा भी कहते हैं, या डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की कैटेगरी में वो आता है, जैसा कि आपने यहां देखा होगा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा जो डाटा होता है वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, या प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर जो डाटा पढ़ा जाता है। तो सेम काम करेंगे हम, लेकिन अब हम किसके अंदर काम करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर काम करेंगे। तो पहले प्रोबेबिलिटी बनेगी, फिर उसके ऊपर कुछ वर्क होगा, उसकी कुछ डेफिनेशनल अजम्पशंस होंगी, वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस क्या होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी कब वर्क करती है, फिर इवेंट्स क्या होते हैं। आपने शायद 11th-12th में पढ़ा भी होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो जो ए और बी होते हैं वो इवेंट्स होते हैं। तो एक्चुअली में वो क्या होते हैं वो हमें यहां पे डिस्कस करना। वो कहां से आते हैं, वो आते हैं सैंपल स्पेस से, तो वो सैंपल स्पेस भी हमें डिस्कस करना है। फिर प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स एंड प्रॉपर्टीज, मतलब प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके अंदर कुछ थंब रूल्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनको हम एक्सियम्स कहते हैं। एक्सियम्स का मतलब होता है यूनिवर्सल फैक्ट, कि अगर आपके पास कोई पी प्रोबेबिलिटी है तो वो इन कामों को कंफर्म करेगी, दैट इज सर्टेन थिंग्स। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज ऑलवेज 0। तो कुछ सर्टेन थिंग्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कुछ सर्टेन एक्सियम्स हैं, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़नी है। आगे है कुछ काउंटिंग टेक्निक्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस रूल इंडिपेंडेंसी। मतलब ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी में फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली टर्म्स हैं, समझ गए। तो जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे तो हम काउंटिंग टेक्निक सीखेंगे। जैसे आप कभी देखते नहीं है कि अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं उसमें से स्मॉल n रैंडमली पिक करूं तो हाउ मेनी वेज NCR। तो ये जो काउंटिंग टेक्निक से ये सब चीजें आती हैं तो वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। फिर मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इनिशियली पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। फिर जब हम अपनी थ्योरी को और एक्सटेंड कराते हैं तो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रिलेशनशिप बनाते हैं। दैट रिलेशनशिप इज डिफाइंड बाय द बेजियन सर, दैट्स व्हाई वी डिस्कस द बेजियन रूल। तो बेजियन थ्योरम या बेजियन रूल हो सकता है आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होगी। ये वही सिंपल रूल है कि भाई मेरे पास 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में कुछ रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है, एक बॉक्स में कुछ रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है, एक बॉक्स में कुछ रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है। मैंने एक बॉल निकाली, वो रेड बॉल आई, बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
ये वाली जो बॉल मैंने निकाली, जो रेड बॉल है, वो सेकंड बॉक्स से आई होगी। सो दैट वाज द बेजियन थ्योरम। तो ये हम यहां पे पढ़ेंगे। फिर हम इंडिपेंडेंसी पढ़ेंगे इवेंट्स की। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जो इवेंट्स आप पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर, कभी कभी वो दोनों इवेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, कभी कभी वो दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इंडिपेंडेंसी का क्या क्राइटेरिया होता है वो हम इस टॉपिक के अंदर मेरे बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। आगे जो अपना जो थर्ड यूनिट है दैट इज रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली में क्या होता है थोड़ा सा बता दूं आपको। जब आप स्टैटिस्टिक्स में वर्क करते हैं तो दो टाइप के डाटाज पर वर्क करते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी डाटा, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा दो चीजों के से मिलकर बनता है, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेरिएबल। ऐसे ही प्रोबेबिलिस्टिक डाटा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक प्रोबेबिलिटी और एक वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा में जो वेरिएबल होता है उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो जब आप प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पे काम करोगे तो दो चीजें, यहां से तो आप प्रोबेबिलिटी बनाओगे और यहां से बनाओगे आप रैंडम वेरिएबल, और यूनिट 2 और यूनिट 3 को मिला के आपका प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनेगा। सो बेसिकली जैसे फ्रीक्वेंसी डाटा होता है ना, वेरिएबल एक्स, x1 x2 xn, फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn, ऐसे ही प्रोबेबिलिस्टिक डाटा होता है। रैंडम वेरिएबल विल टेक वैल्यू x1 x2 xn, प्रोबेबिलिटी p1 p2 pn। तो ये हमें बनाना पड़ता है। तो सेकंड यूनिट में हम प्रोबेबिलिटी बनाने के बारे में आपसे बात करेंगे, और जो थर्ड यूनिट है इसमें हम रैंडम वेरिएबल आपसे बनाने की बात करेंगे। और थर्ड यूनिट के अंदर हम रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी को एक साथ अटैच करने की भी कोशिश करेंगे, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अटैच करेंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो अंदर उसने डिफाइन भी किया हुआ है सिलेबस को। क्या कह रहा है? डिफाइनिंग रैंडम वेरिएबल्स, मतलब रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। भाई होता क्या है? अभी तो मैंने कह दिया कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा होता है, उसमें एक वेरिएबल होता है जिसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। बट इतनी जल्दी तो काम नहीं हो जाएगा ना, आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल, व्हाई वी डिस्कस द रैंडम वेरिएबल, हाउ वी अटैच ए रैंडम वेरिएबल विद द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो इन सब के रूल होते हैं। ये ऐसे नहीं कि एक सेकंड में सुधीर सर आए और चलिए जी बता दिया, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर क्लासेस होती है इनकी। ठीक है बेटा। उसके बाद जब आप रैंडम वेरिएबल पढ़ लोगे तो रैंडम वेरिएबल की मेरे बच्चों दो कैटेगरी होती है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वो आपको बताया जाएगा, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये चीज आप फ्रीक्वेंसी डाटा में भी पढ़ते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा। तो दोनों टाइप के वहां पे भी होते हैं, दोनों टाइप के प्रोबेबिलिस्टिक डाटा में भी होते हैं। वेरी सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर क्या आता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो रैंडम वेरिएबल आपने बनाए, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो कंटिन्यूअस हो, उनकी प्रोबेबिलिटीज आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऑन द वेरिएबल। मतलब प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल को मिक्स करने का जो प्रोसीजर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, जिनमें कुछ कुछ स्पेशली है, अभी आगे मैं उनको डिस्कस करूंगा आगे सिलेबस में। तो प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल्स को मिला के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। यहीं पे एक टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जैसे आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं ना, अगर आपने कभी पहले पढ़ी होगी, ऐसे ही कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आप यहां पे पढ़ेंगे। वेरी सिंपल। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड द फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब जो रैंडम वेरिएबल आपका आएगा विद प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट इसमें टॉपिक है फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, तो मैं चाहूं तो उसका एक फंक्शन बना सकता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी फंक्शन बना सकता हूं, एक्स की क्यूब। अब वो जो बनेगा ना फंक्शन एक्स की क्यूब, वो क्या होगा? फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब कंसर्न मेरा यहां पे ये रहेगा कि वो जो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल बनेगा, जो एक्स की क्यूब आपने बनाया, वो भी एक रैंडम वेरिएबल के तरीके से बिहेव करेगा, बट उसका जो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। भाई एक्स का कोई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर होगा, जब आप उसका एक्स स्क्वायर कर देंगे
तो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर पहले वाला नहीं रहेगा ना, नेक्स्ट कुछ चेंज हो जाएगा। तो इस टॉपिक के अंदर वो जो चेंज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बेटा, तो यूनिट 2 और 3 एक साथ मिक्स होंगे। अब जब हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या स्पेशल रैंडम वेरिएबल, ये मेन टॉपिक है मेरे बच्चों आपका। क्या होता है कि जो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 है उसमें हमने क्या बोला कि हम कोई भी रैंडम वेरिएबल डिस्कस कर सकते हैं। मेरे बच्चों, लाखों करोड़ों रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं, उनकी लाखों करोड़ों प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। अब लाखों करोड़ों ना तो पढ़े जा सकते ना तो पढ़ाए जा सकते, तो उनमें से कुछ स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल हम लोग डिस्कस करते हैं। उनमें से कुछ डिस्क्रीट होते हैं, उनमें से कुछ कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो वो जो कुछ स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल आपको पढ़ने हैं, लाखों करोड़ों नहीं पढ़ने हैं, वो कहां पे पढ़ने होते हैं? स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। ठीक है, लिखा हुआ भी है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमनली यूज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो जो नाम है वो बता रहा हूं, एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है, एक पॉइजन है, एक हाइपर ज्योमेट्रिक है, एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और ब्ला ब्ला, बहुत सारे हैं। लेकिन हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो सिलेबस में कौन कौन से हैं? यूनिफॉर्म है, बाइनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, पॉइजन है, हाइपर ज्योमेट्रिक है और नॉर्मल है। इनमें से कुछ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और इनमें से कुछ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। बाकी सब चीजें बहुत आसान, समझ गए? तो जब हमने थर्ड यूनिट में आपको एक जर्नल सिनेरियो दे दिया कि कोई भी रैंडम वेरिएबल कैसे बनता है, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे अटैच होता है, फिर हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया कि भाई इस दुनिया के सारे रैंडम वेरिएबल तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनमें से कुछ 10-20 रैंडम वेरिएबल में पढ़ सकता हूं। बट जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा छोटा है, तो कुछ रैंडम वेरिएबल्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उनकी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी कि कौन सा रैंडम वेरिएबल कैसे वर्क करता है, और मेरे बच्चों आपको देखना होगा। वेरी सिंपल, बिल्कुल कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। अब मेरे बच्चों, मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, तो सिलेबस में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, नॉर्मल चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला मेरा आता है यूनिट नंबर 5। क्या है? रैंडम सैंपलिंग एंड जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि नाम लिखा है रैंडम सैंपलिंग। और सैंपलिंग टर्म मेरे बच्चों आपने यहां पे भी पढ़ी होगी, है ना? अब वो क्या करेगा इस यूनिट में जाके, वो क्या करेगा कि हमें किसी भी पॉपुलेशन को अगर एनालाइज करना है, तो पहली यूनिट में हमने बताया था कि वहां से हम एक सैंपल ले लेंगे और सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को एनालाइज करेंगे। अब इस यूनिट में वो ये बताएगा कि जो आप सैंपल ले लोगे ना, वो सैंपल कितने तरीके से लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, और एक तरीके से आप सैंपल लोगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, दूसरे तरीके से सैंपल लोगे तो वो कैसे बिहेव करेगा। यहां पे हमें कुछ वो काम करना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां पे जो अगला मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। अब थोड़ा सा इसको समझिए। अब मैंने अपनी जो बात है उसको 5th यूनिट में एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड कर दिया? नाम लिखा है जॉइंटली। जो ऊपर की जो 4 यूनिट्स हैं उनमें जो भी हम वेरिएबल डिस्कस करेंगे, कोई सा भी हम रैंडम वेरिएबल डिस्कस करेंगे, वो एक्चुअली में 1 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होगा। 1 डायमेंशनल, हम सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। लेकिन जब 5th यूनिट में आएंगे आप, तो 5th यूनिट में रैंडम वेरिएबल की डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी, वो जॉइंटली रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो 5th यूनिट में हम एक्चुअली में एक साथ एक रैंडम वेरिएबल की बात नहीं करेंगे, एक साथ 2 रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। आप 3 की भी कर सकते हो, 4 की भी कर सकते हो, बहुत सारी बातें आप, बहुत सारी डायमेंशंस पे आप बात कर सकते हो। तो 5th यूनिट एक्चुअली में 4th यूनिट का एक्सटेंडेड वर्जन है। 4th यूनिट में जितने भी रैंडम वेरिएबल आपके साथ डिस्कस होंगे वो सब 1 डायमेंशनल होंगे, लेकिन 5th यूनिट में वो जो डायमेंशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या है?
density and distribution function of jointly distributed random variable, computing expected value of jointly distributed random variable, conditional distribution, expectation, covariance and correlation. अब आप यहां पे चले जाइए. तो जब आप jointly random variable निकाल लेंगे, मतलब एक ऐसा random variable बना देंगे जो jointly होगा, 2 dimensional होगा, तो फिर आपको उसकी एक्सपेक्टेशन चाहिएगी, आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिएगा, जैसे आपको पहले चाहिए था. भाई कोई भी आप रैंडम वेरिएबल बना रहे थे तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको चाहिए था, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए थी. यहां पे 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा चाहिए. क्या? कोवेरियंस एंड कोरिलेशन. ये 2 टर्म एक्स्ट्रा लिखी हुई है. तो ऑन ए बेसिक लेवल ये क्या है? जब आप खुद ही ये कह रहे हो कि हम 2 रैंडम वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि जिन 2 रैंडम वेरिएबल्स पे आप काम कर रहे हैं बच्चों, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? अगर वो रिलेशनशिप है तो आप मुझे बताइए. मैथमेटिक्स में रिलेशनशिप बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में रिलेशनशिप 2 कैटेगरी के होते हैं, लीनियर रिलेशनशिप और नॉन लीनियर रिलेशनशिप. तो इन जनरल हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर नॉन लीनियर रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं. तो यहां पे अब 2 सवाल आते हैं मेरे बच्चों कि 2 वेरिएबल अगर मैं आपको दे दूं एक्स और वाई, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक इनकम और एक कंजम्पशन, तो इनकम और कंजम्पशन 2 अगर वेरिएबल हैं आपके पास, तो क्या इनकम और कंजम्पशन के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है? आप कहोगे यस सर. शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इनकम कंजम्पशन लाइन. तो इसका मतलब है इनकम और कंजम्पशन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बनाया जा सकता है. तो वो मुझे कैसे पता लगेगा कि 2 वेरिएबल्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप बनाया जा सकता है? वो पता लगेगा मुझे कोवेरियंस से. ठीक है. और फिर जब आप मुझे ये कह देंगे कि सुधीर सर हमने कोवेरियंस चेक कर लिया, लीनियर रिलेशनशिप बनाया जा सकता है 2 वेरिएबल्स के बीच में, तब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा फिर वो लीनियर रिलेशनशिप बनाइए. लीनियर रिलेशनशिप आप कैसे बना सकते हो? जैसे आपने 12th में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 7x माइनस के 4. तो आप जब लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो 2 चीजें आप फाइंड करते हैं, एक तो उस इक्वेशन का स्लोप और एक उस इक्वेशन का इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस. तो वो जो 2 चीजें आप फाइंड करते हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट, वो हम करते हैं कोरिलेशन या रिग्रेशन के अंदर. तो पहले ये बताया जाता है रिलेशनशिप बनेगा या नहीं, और जब ये हो जाता है कि बनेगा तो फिर उसको बनाया जाता है. तो मेरे बच्चों ये 5 यूनिट हैं आपके सामने. जो पहली यूनिट है वो फ्रीक्वेंसी डाटा पे काम करती है, जो अगली 4 यूनिट है वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा पर काम करती है. तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हमारा 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरा प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन. अब रैंडम वेरिएबल आप 2 कैटेगरी के पढ़ेंगे, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, और 2 टाइप के पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल. दोनों का इंट्रोडक्शन हमने देना है आपको. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. बिल्कुल सिंपल. अब जो आपकी बुक है डिवोर की, सब कुछ उसी से है. रीडिंग्स वगैरह आपको मिल गई होंगी और नोट्स मैं आपको ग्रुप पे भेज ही दूंगा. पूरे नोट्स एकदम कंप्लीट हैं. जो क्वेश्चंस हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, वो बच्चों हमारे अलग होते हैं. वो हम ऐसे ओपन जो ग्रुप्स हैं उनमें नहीं भेजते, वो हम पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही भेजते हैं. वो सबको नहीं भेजते, उनको हम डिस्कस भी अलग से करते हैं. उनके सॉल्यूशन हम लिख के नहीं देते, आपके साथ क्लास के अंदर हम प्रॉपरली उनको डिस्कस करते हैं. तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है. जो आपकी डिवोर की बुक है, आपको पहली यूनिट के लिए चैप्टर 1 फॉलो करना है. जो सेकंड यूनिट है एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए, आपको उसका चैप्टर नंबर 2 आपको फॉलो करना है मेरे बच्चों. फिर जो थर्ड यूनिट है आपकी रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए डिवोर का ही आपको चैप्टर नंबर 3 में 3.1 से लेके 3.3 तक डिस्कस करना है. मेरे को अच्छी बात दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह लगती है कि वो जो भी आपको फॉलो करना है उसको बिल्कुल बुक से स्पेसिफिक करके देती है. तो ना टीचर को पढ़ाने में प्रॉब्लम है, ना स्टूडेंट को पढ़ने में प्रॉब्लम है. बस फिर क्या होता है, आपको टीचर की बात समझ में आ रही है या नहीं. तो मेरा मानना यह है कि आप उस टीचर से पढ़िए जिसकी बात, जिसका समझाने का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं. समझ गए.
मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं ही बहुत अच्छा टीचर हूं, बेटा मेरे से भी अच्छे टीचर होंगे, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। आप सबके डेमो लीजिए, आप सबकी क्लासेज लीजिए, जिसका आपको अच्छा लगे कि सर ये टीचर हमें अच्छे से समझाता है, हमारी बातों का जवाब देता है। अब जैसे आज तो मैं YouTube पे डाल रहा हूं रिकॉर्ड करके, तो आज तो कोई मेरे से सवाल पूछ नहीं रहा, लेकिन जब हम लाइव लेंगे तो आप बहुत सारे सवाल हमसे पूछ सकते हो। तो कैसे कोई टीचर आपकी बात का जवाब देता है वो लाइव क्लास में आपको पता लगेगा। तो लाइव हमारी चलेंगी क्लासेस, तब आपको प्रॉपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये जो यूनिट 3 है, इसमें चैप्टर नंबर 4 का भी यूज करना है आपको। कहां से? 4.1 से लेके 4.2 तक आपको चैप्टर नंबर 4 लेना है। फिर यूनिट नंबर जो 4 थी हमारी, जिसमें हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस हम बनाना चाह रहे थे, वो अगेन आपको चैप्टर नंबर 3 फॉलो करना है, चैप्टर नंबर 4 फॉलो करना है, इंक्लूडिंग बर्नौली, बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, सब कुछ इसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो सिलेबस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये एक अच्छी बात है। इसमें सब कुछ गिवन होता है, आपको रीडिंग अपने फोटोकॉपी शॉप से मिल गई होगी। यूनिट नंबर 5 जो लास्ट है, रैंडम सैंपलिंग एंड जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन, उसमें बिल्कुल डिबोर चैप्टर नंबर 5 से 5.1 से लेके 5.2 तक आपको, एक्सक्लूडिंग द सेक्शन ऑन मोर देन 2 रैंडम वेरिएबल। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सब हम जब पढ़ाएंगे तब आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। एसेंशियल रीडिंग जो है वो आपके सामने है, डिबोर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स 8th एडिशन। एडिशन आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्टिंग रीडिंग है होगन, क्रेग, ये सबने पढ़ी होती है। मिलर भी अच्छी बुक है, बहुत ज्यादा आपने अच्छे से पढ़ी होती है। और भी अगर आपको कुछ पूछना हो हमसे या कोई बात हो तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। तो आज की क्लास जस्ट इंट्रोडक्टरी थी कि भाई सिलेबस क्या है। तो मैंने सिंपल थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी कि बेटा सैंपल कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। अब कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो कम क्लासेस में खत्म हो जाएंगी, कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो थोड़ा सा लंबी चल सकती हैं, तो वो मिक्सअप होती है। कोई इक्वल वेटेज नहीं होता यूनिट्स का, अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग वेटेज होता है, वो मेंशन नहीं है, बट कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप तेजी में पढ़े या आप स्लो पढ़े, डिपेंड ये करता है कि आपको समझ में कितना आता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि सर बुक में लिखा है कि ये 4 क्लास में खत्म होना चाहिए तो आप 4 में ही करवाइए। नहीं बेटा, आपको लगेगा सर ये तो 2 में भी खत्म हो जाएगा तो हम 2 में खत्म कर लेंगे। आपको लगेगा नहीं नहीं सर 10 क्लास चाहिए, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ में आ रहा है, तो 10 क्लासेस में हम खत्म करेंगे। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर कुल मिला के ये करता है कि आपका ये सिलेबस है, और इस सिलेबस को मेरे बच्चों आपको अच्छे से कवर करना है विद पीवाईक्यू। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, स्पेशली इको ऑनर्स में, आपकी जो बुक्स रिकमेंड की गई है, आपको जो रीडिंग रिकमेंड की गई है, वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छी है, बट यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पॉइंट समझिए, आपकी जो हेमंड की बुक है, एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में या आपके सेमेस्टर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस बुक से नहीं आएगा। बी केयरफुल, क्वेश्चन अलग से आते हैं और बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। आपको ऐसा लगेगा सर बुक में तो कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन थे, एग्जाम में तो कुछ और ही आ रहा है। बिल्कुल कुछ और ही आता है। तो पहले आप थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़िए हमसे, फिर हम आपको असाइनमेंट देंगे। वो जो असाइनमेंट होंगे वहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, समझ गए? क्योंकि वो असाइनमेंट बनाए ही इस फॉर्मेट में जाते हैं ताकि वो एग्जाम से मैच कर सके। हां, जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी भी मजबूरी होती है कि हमें रीडिंग को फॉलो करना होता है। रीडिंग फॉलो कर दी, जब क्वेश्चंस की बारी आती है फिर हमारी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, फिर हमारा एम होता है पीवाईक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन बना के देना। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी बात है, इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स है। हां, वो पैटर्न बुक से मैच करता है या नहीं ये गारंटी नहीं है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम आपको रहेगी, चाहे वो आप स्टैट्स पढ़ें, चाहे मैथ्स पढ़ें, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ें, बिल्कुल सब में ये रहेगा। रीडिंग वाली जो बुक्स हैं आपकी, एग्जाम में क्वेश्चन वहां से नहीं आता, तो बी केयरफुल। आपको जो असाइनमेंट दिए जाएंगे, कोई भी टीचर देगा, चाहे मैं दूं या और भी कोई टीचर देगा, असाइनमेंट पे आप फुल्ली फोकस करिए। बट मेरे बच्चों, असाइनमेंट पे फोकस सेकंड थिंग होती है, फर्स्ट थिंग होती है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सिमिलर आता है, सेम नहीं आता, समझ गए ना? तो अगर वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को इधर उधर करेगा तो आप इधर उधर हो जाओगे सारे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा होगा तो। चलिए खैर मेरे बच्चों, होप सो मैं अपनी बात को समझा पाया हूंगा।
तो अभी आप एक बार सिलेबस को डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा अभी आपके साथ, अभी मैं 4-5 वीडियो डालूंगा आपके लिए, फिर मैं लाइव क्लासेस पे आऊंगा, क्योंकि अभी तो बच्चे आए हैं, अभी वो लाइव क्लास में आएंगे भी नहीं। तो पहले वीडियोस आप देखते रहिए, फिर भी कोई आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप हमारे नंबर्स जो वीडियो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, आप उन पे हमें कॉल कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि ये सब चीज आपको टाइम से मिलती रहे, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट।